हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया जाएगा। बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे टाइप के सवाल यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल का ये महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय सवाल जो है इसको कवर करते हैं और आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, देख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 2020 में, 2022 में, 2023 में लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। ये 2020 में जब से एनसीईआरटी लागू है तब से ये सवाल लगातार रिपीट हो रहा है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके भी जो है सेट में देखने को ये मिल सकता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। 2020 में, 22 में, 23 में ये भी सवाल रिपीट हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 121 करोड़ जो है आबादी भारत की थी 2011 के अनुसार। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्यटन नगर है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, इसमें नैनीताल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पर्यटन नगर है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का बोकारो शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो पड़ता है झारखंड में और जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब होगा लौह इस्पात उद्योग के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो ग्रिफिथ टेलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। तो अगर नव निश्चयवाद की जगह रुको और जाओ दे तब भी आंसर ग्रिफिथ टेलर होगा। आगे सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, देख लीजिए सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। मैंने उन्हीं सवालों को सेलेक्ट किया है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मानव भूगोल के निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति के सर्वोच्चता में विश्वास करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद जो है प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो यहाँ पे चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे भारत का नाम आता है। आगे है अगला प्रश्न यहाँ पे है, 2022 में 23 में सवाल पूछा गया है, कौन सी बागाती फसल है। निम्नलिखित में से बागाती फसल कौन सी है ये बताना है। तो रबड़ इसमें बागाती फसल हो जाएगी। चना, गेहूं, धान ये खाद्यान्न फसलों में आते हैं। रबड़ जो है बागाती फसल या फिर कह सकते हैं रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक बागाती फसल नहीं है। तो बागाती फसल नहीं है, इसमें मक्का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ना, रबड़, कहवा ये सब बागाती फसल यानी रोपड़ फसल के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है करेक्ट आंसर मक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। निम्न में से किस प्रकार के कृषि में खट्टे रसेदार फलों की कृषि की जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो प्राथमिक क्रिया नहीं है इसमें बताना है आंसर विनिर्माण दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप इसमें व्यापार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग किनके मध्य से गुजरता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में एक छोर पे डार्विन है, दूसरे छोर पे मेलबर्न है। यहाँ से इसको जोड़ा गया है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है मार्ग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जोड़ता है, तो डार्विन से जो है मेलबर्न तक ये जाता है। मैपिंग के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। आंसर आपके सामने करेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, संसार का सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है। तो संसार का सबसे व्यस्तम जलमार्ग जो है वो राइन जलमार्ग हो जाएगा।
राइन जलमार्ग, ये यूरोप में जो है यूरोप में है और सबसे बड़ा जो जलमार्ग माना जाता है वो राइन जलमार्ग है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है, किस देश में रेल मार्ग के जाल सघनतम पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है, यहाँ पे देख लीजिए मैपिंग के माध्यम से पहले आपको दिखा दें। यहाँ पे देखिए सुएज नहर है, एक तरफ यहाँ पे भूमध्य सागर है, दूसरी तरफ लाल सागर है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है कौन सी नहर? जवाब होगा सुएज नहर। तो इसमें लाल सागर और भूमध्य सागर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन भूमध्य सागर और लाल सागर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? एक नहर आपके सवाल में जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। पनामा नहर की बात करें तो मैपिंग के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों को जोड़ता है एक नहर जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और इन दोनों महाद्वीपों को अलग करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि चैनल टनल जोड़ता है। चैनल का मतलब ये होता है किसी भी जो है क्षेत्र का जो पानी का जो सकरा भाग होता है उसी को चैनल कहा जाता है। तो चैनल टनल जो है किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे मैपिंग के माध्यम से समझ लीजिए। पहले यहाँ पे देखिए ब्रिटेन है, ठीक है, और इसकी राजधानी लंदन है ब्रिटेन की। आपने गाना सुना होगा भोजपुरी में, लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, है ना, तो आपने गाना सुना होगा। और यहाँ पे देखिए यूरोप महाद्वीप में फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसको यहाँ से जोड़ा गया है। तो किसको जोड़ेंगे? लंदन और पेरिस को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस और लंदन, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ ध्यान रखेंगे। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम जो है प्रवाहित होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक नोट करके पॉइंट है कि बिग इंच पाइपलाइन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में देश से संबंधित है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि बिग इंच पाइपलाइन किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी एक तरह से ध्यान रखेंगे। आगे है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संचार उपग्रह नहीं है? तो लैंडसेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत पत्तन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसे एक से विश्व के व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो इसमें यूरोप महाद्वीप जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ व्यापार सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट आपके सामने है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो इसमें वेनेजुएला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपेक का सदस्य माना गया है। यहाँ पे ओपेक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ओपेक क्या है? देखिए इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देश का एक संगठन है। यहाँ पे देखिए बात करें एशिया का जो है, एशिया में इसका मुख्यालय है, अफ्रीका, एशिया प्लस अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये तीन महाद्वीपों के देश शामिल हैं और दक्षिण अमेरिका में केवल वेनेजुएला ही इसमें शामिल है। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और इसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना में इसका जो है मुख्यालय पड़ता है। तो कुछ बेसिक जानकारी है ओपेक से संबंधित, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ओपेक क्या है, ओपेक के बारे में बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो इसमें जो है आसियान का सह सदस्य माना गया है भारत, इसमें राइट आंसर आसियान हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है और ये जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन इसे कहते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, ये भी
एक बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। इसी सवाल को अथवा करके आपसे पूछ लेगा, जब वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय कई देशों के बीच होता है तो क्या कहलाता है? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित महाद्वीप में से किसी एक के विश्व व्यापार सबसे कम प्रभाव होता है? सबसे कम कहाँ पे होता है? अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूरोप में। दोस्तों बात करते हैं अति लघु प्रश्न की। सवाल यहाँ पे है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, और इसके बाद जो इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का नामों का उल्लेख कीजिए। तो क्या होता है पार महाद्वीपीय? अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार लिखा है। पार का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, ये रोड है। अब यहाँ पे देखिए एक रोड है और आप जो है यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और कोई आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इस पार हैं और रोड के उस पार ओ है, ठीक है। आप रोड के इस पार हैं और रोड के उस पार ओ है। उस पार इस पार, पार का मतलब क्या हो गया? एक छोर से दूसरे छोर पर, एक छोर से दूसरे छोर को कहते हैं पार, है ना। इस पार से उस पार जाना, यही तो पार हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब क्या होता है? जो 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है? महाद्वीप हैं। तो ऐसे महाद्वीप को जो है, जो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप को छोर से जोड़ता है, उसको कहते हैं पार महाद्वीपीय। तो यहाँ पे रेल मार्ग, ऐसा कौन सा रेल मार्ग है जो पार महाद्वीप को जोड़ता है? तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि महाद्वीप के आर पार बनाए गए या दोनों छोर को जोड़ने वाली रेल मार्ग को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। ये 2 प्रकार के रेल मार्ग हैं। इसमें देखिए पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ये 2 रेल मार्ग हैं जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। महाद्वीप एक है लेकिन एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है, तो उसे कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को विस्तार से समझाइए। जो यहाँ पे अभी आप ट्रांस साइबेरियन के बारे में जाने थे, वही आपको यहाँ पे डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में या फिर लघु उत्तरीय में पूछ सकता है, तो आइए इसको समझते हैं। सवाल है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ऐसे हेडिंग डाल देंगे और इसके बारे में जो है लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, पहला पॉइंट हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा बहुविकल्पीय में आते लघु में कि विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो जवाब होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है। ये ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये रूस में पड़ता है, ठीक है, रूस में है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह 1905 में बनकर तैयार हुआ था। यह रेल मार्ग बाल्टिक सागर के निकट से सेंट पीटर्सबर्ग के पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक है। अभी मैपिंग के माध्यम से मैं समझा दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि क्या यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कहा गया है इस रेल मार्ग की यात्रा जो है 7 दिन में पूरा होता है, यानी 7 दिन का समय लगता है। देखिए ये छोटा सा मैपिंग है, ये एक तरह से देखा जाए तो आप जो है यूरोप और एशिया का मैप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक तरफ दिखाई देगा यूरोप की तरफ में बाल्टिक सागर और यहाँ पे दिखाई देगा प्रशांत महासागर। एक छोर से दूसरे छोर को कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया है, ये है व्लादिवोस्तोक। अब यहाँ पे देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर जो है व्लादिवोस्तोक तक है। आपको अगर बीच का नाम याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप जो है सेंट पीटर्सबर्ग जो है व्लादिवोस्तोक तक याद रखेंगे। याद करने का थोड़ा सा मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए बाल्टिक सागर है तो आप महसूस करें कि आपके बाल्टी में सेंट रखा गया है। क्या रखा गया है? सेंट रखा गया है। और सेंट कहाँ छिड़कते हैं? बॉडी पर, बॉडी पर, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक है। यहाँ पे जो बीच में नाम लिखे गए हैं इसको भी आप याद कर सकते हैं थोड़ा सा ट्रिक से। देखिए मास्क है ना, मास्क लगाते हैं, मास्को लिखा है, ये मास्को रूस की राजधानी मास्को है। यहाँ पे देखिए मास्क को लगाते हैं ना, मास्क को इसलिए लगाते हैं क्योंकि जान बचे, को का जान लिखा हुआ ना, तो मास्क को इसलिए लगाओ कि जान बचे, है ना। और ध्यान रखिए वो वाली मास्क लगानी है, कौन सी? वो वाली मास्क जो अच्छी होती है ना।
वो वाली मास्क लगाने जिस पे चीता छपा हो, जिस पे क्या छपा हो, चीता छपा हो। तो अगर आप वो वाली मास्क लगाएंगे जिस पे चीता छपा होगा तो आपका नाम खबरों में आएगा, खबरों वस्क लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। तो देखिए ट्रिक्स याद करेंगे तो मास्को हो जाएगा, कजान हो जाएगा, ओमस्क हो जाएगा, चीता हो जाएगा और खबरों वस्क हो जाएगा। तो आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं कि बाल्टी में आपके पास सेंट रखा गया है और सेंट कहाँ लगाते हैं, बॉडी में लगाते हैं तो व्लादिवोस्टोक हो जाएगा। बीच में यहाँ पे नाम इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि जो है आप मास्क लगाइए, लेकिन मास्क क्यों लगाएंगे, क्योंकि जान बच जाए। और वो वाली मास्क लगानी है कौन सी, जिस पे चीता छपा हो। जब वो मास्क लगाएंगे तो आपका नाम खबरों में आएगा, ठीक, खबरों वस्क हो जाएगा। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। पनामा नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए या फिर सुएज नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने ऊपर ही आपको जो है पनामा सुएज नहर के बारे में बताया था। आइए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए पनामा नहर के बारे में बात कहा गया है, तो इसके महत्व को बताना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं इसके महत्व को कैसे आप ले सकते हैं। एक तरफ है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और दूसरी तरफ है यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ प्रशांत महासागर, दूसरी तरफ है अटलांटिक महासागर। जिससे मान लीजिए अगर कोई देश यहाँ पे है, ठीक है, और कोई देश जो है यहाँ पे व्यापार करना चाहता है यूरोप महाद्वीप में, तो उसको घूम के यहाँ पे ऐसे आना पड़ता था, है ना। लेकिन जब ये नहर बन गया तो यहाँ से घूम के इस प्रकार से जो है आसानी से यहाँ पहुँच गया, तो व्यापार करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, राजनीतिक में आसानी हो जाएगी। तो आप इसको महत्व को किस प्रकार से लिखेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। इसकी दोनों को महत्व दोस्तों आप इस प्रकार से लिखते हैं, दोनों का आंसर लगभग सेम होगा। जैसे लिखेंगे राजनीतिक महत्व, ठीक है, आप पहला पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक महत्व। जैसे कि एक देश से दूसरे देश में जो है किसी राजनेता का आदान प्रदान मतलब कि राजनेता किसी दूसरे देश में जाएंगे तो आसानी से जा सकते हैं और अपना जो है समझौता वगैरह कर सकते हैं, राजनीतिक महत्व लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद व्यापारिक महत्व लिखेंगे, व्यापारिक महत्व लिखेंगे ताकि जो है आप उसमें कोई भी देश व्यापार करना चाहे तो भी एक महत्व हो जाएगा। धार्मिक महत्व लिख सकते हैं, राजनीतिक महत्व, धार्मिक महत्व, व्यापारिक महत्व और वातावरण या पर्यावरणीय महत्व हो जाएगा। एक देश से दूसरे देश में जब आदान प्रदान होगा तो कहीं की वातावरण पे भी प्रभाव पड़ेगा। दोनों में आंसर में जो है इस प्रकार से आप उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री जो मार्ग है इसका क्या महत्व, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आंसर लिखते समय आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए वही महत्व जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, यही महत्व भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आर्थिक महत्व, भौगोलिक महत्व, राजनीतिक महत्व और सामाजिक महत्व। और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप बना के लिख देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आर्थिक महत्व में जैसे क्या लिखेंगे, व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा और औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप ले सकते हैं और अपनी भाषा में जो है बना के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि वायु परिवहन के महत्व या लाभ बताइए, या फिर जल परिवहन के महत्व का लाभ बताइए, या फिर रेल परिवहन के महत्व का लाभ बताइए। तो इन सब परिवहनों में महत्व लाभ जो है आपसे पूछा जा सकता है। आइए यहाँ पे देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। रेल परिवहन के बारे में बात करती है, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन में आसानी होती है। तीनों का आंसर में यही क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वस्तुओं को सेवाओं को लेन देन में आसानी होती है, या फिर ले जाने फिर कह सकते हैं आने जाने में जो है आसानी होती है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। समय के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, ये भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। वस्तुओं के रख रखाव में सुविधा होती है, सुरक्षा में सहायक होता है, मुख्य या फिर मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन में सुविधा होती है, यहाँ पे सुविधा रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आप इनको जो है आसानी से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, विश्व के कौन से प्रमुख देश हैं जहां वायुमार्ग सघनतम पाया जाता है। तो देखिए पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वायुमार्ग सघन पाए जाते हैं। सघन का मतलब ज़्यादा घना होना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि यहाँ पे अति लघु विश्व व्यापार संगठन का आधारभूत कार्य क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइए इसके कार्य को समझते हैं। देखिए विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को लागू करता है। यानी जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये किसी भी एक देश से दूसरे देश में जब कोई व्यापार होता है तो उसके जो नियम होते हैं वो लागू करता है, जारी करता है। अगर
इसकी स्थापना की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में पड़ता है। आइए अब इसके कार्य को देखते हैं। यहाँ से कई टाइप के सवाल बनेंगे, ये अति नहीं बल्कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन जाएगा। हेडिंग डालेंगे विश्व व्यापार संगठन के कार्य और इसके बारे में लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारण करना और लागू करना विश्व व्यापार संगठन का काम होता है। आगे लिखेंगे व्यापार विवादों का समाधान करना। ये भी अगर मान लीजिए दो देशों में व्यापार हो रहा है और कोई विवाद हो जाए बीच में तो उसका समाधान जो है WTO जो है करता है। आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अगला है यह विश्व के उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को मुक्त करता है। अगर कोई देश जो है ज़्यादा टैक्स लगाता है या फिर कोई जो है बाधा होती है तो उसमें जो है WTO जो है उसमें मदद करता है और यही सब उसका काम होता है। आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार का मतलब फ्री ट्रेड यानी फ्री व्यापार हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था का उदारीकरण स्वरूप मुक्त व्यापार कहलाता है। उदारीकरण का मतलब होता है उदार बरतना, दयावान होना। जैसे मान लो आप किसी दुकान पे गए हैं, 1000 का कपड़ा खरीदे हैं, ठीक है, मतलब 1000 का कपड़ा है, लेकिन आप दुकानदार से कहो भैया कुछ छोड़ दीजिए। दुकानदार ने 800 रुपये में कपड़ा वो दे दिया, ठीक है, आपने 800 रुपये में कपड़ा ले लिया। अगर दुकानदार 800 रुपये में कपड़ा दिया है तो इसका मतलब ये है कि दुकानदार को भी फ़ायदा हुआ होगा तभी आपको कपड़ा 800 रुपये में दिया है। अगर आप 1000 रुपये में ले लेते कपड़ा को तो आप उसका और फ़ायदा हो जाता, लेकिन अगर आपने कपड़ा को 800 रुपये में लिया तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? 200 रुपये का। तो जो 200 रुपये का फ़ायदा हुआ यही उसका उदारीकरण हो जाएगा, यानी उदार बरता है, यानी थोड़ा सा छूट दिया है, ये कह सकते हैं, ठीक है। आगे लिख सकते हैं कि मुक्त व्यापार में सीमा शुल्क जैसे अवरोध नहीं होते हैं। मुक्त व्यापार जैसे कोई देश दूसरे देश से सीमा शुल्क लाते हैं तो वो जो है फ्री होता है, इसमें व्यापार कोई बाधा नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आसियान के बारे में आपसे पूछ सकता है कि आसियान क्या है, इसके कार्यों, इसके महत्व को बताइए। तो देखिए आसियान क्या है इसके बारे में समझते हैं। पहले इसका पूरा नाम देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। एसोसिएशन मतलब होता है कि संघ, और साउथ ईस्ट मतलब दक्षिणी पूर्वी, और एशिया और नेशन राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। आसियान देशों के आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए कार्य करता है। ये जो आसियान है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं। इन देशों का एक संगठन बनाया गया, एक समूह बनाया गया है। जैसे आपके जिससे कुछ दोस्त होंगे, है ना, तो आपके दोस्तों का कुछ गुट होगा, कुछ समूह होगा, कुछ संघ बना होगा जिसमें जो है 5 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, ना। ये जो संघ है, अगर ये संघ किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत होती है तो ये संघ या समूह या गुट उसका मदद करता है। वही इसका आसियान का भी उद्देश्य होता है। ये जो साउथ ईस्ट में देश आते हैं इनका एक संघ बना हुआ है, इनका गुट बना हुआ, समूह बना हुआ है। और समूह इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी भी देश को कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी होती है तो दूसरा देश जो सक्षम है वो उसकी मदद कर सकता है। यही आसियान का काम होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। व्यापार संतुलन से क्या समझते हैं? व्यापार संतुलन क्या होता है, आइए इनको समझते हैं। व्यापार संतुलन में 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय अवधि में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन में 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार होता है, और ये जो व्यापार होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, और इसी को तालमेल को जो है व्यापार संतुलन कहा जाता है। आगे यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इससे जो है अति लघु से लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकता है कि व्यापार संतुलन की 3 विशेषताएं बताइए। तो 3 विशेषताएं लिखते हैं। व्यापार संतुलन निश्चित अवधि में एक देश के निर्यातों और आयातों का मूल्य का अंतर होता है। निर्यात का मतलब बेचना होता है, आयात का मतलब खरीदना होता है। जब एक देश किसी दूसरे देश से वस्तु को खरीदता है या बेचता है तो उसी को व्यापार संतुलन के मूल्य को अंतर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए चीन है, ठीक है, चीन है,
चीन सामान जो है बेचता है भारत को, भारत क्या करता है, खरीदता है। तो भारत आयात करता है और चीन निर्यात करता है, यही इसमें पॉइंट कहा गया है। अगला पॉइंट लिखेंगे, जो वस्तुएं बंदरगाहों या हवाई अड्डों के माध्यम से आने जाने का ब्यौरा होता है उन्हें व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यापार संतुलन में दो चीज़ें होती हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है। अब जो व्यापार होगा या तो वस्तु या सामान हवाई जहाज से आएगा या फिर जो है समुद्री जहाज से आएगा, है ना। तो समुद्र जहाज से आएगा तो बंदरगाह हो जाएगा और हवाई जहाज से आएगा तो हवाई अड्डा पे आएगा। तो उसी का तालमेल यहाँ पे बताया गया, उसी का संतुलन बताया गया है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, व्यापार संतुलन में विदेशी व्यापार को केवल दृश्य शर्तों को ही शामिल किया जाता है। यानी अगर कोई वस्तु सामान जो है आ रहा है, निर्यात आयात आयात निर्यात हो रहा है, तो दृश्य मतलब देखना, वो वस्तु का आयात निर्यात हो सकता है जो दिखाई दे, उसी वस्तु का जो है शामिल इसमें किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तन की प्रकार बताइए। पत्तन क्या होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है। आइए इसको समझते हैं, पत्तन के प्रकार, पत्तन क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, भारत की मैप मुंबई है, तो यहाँ पे मुंबई में जो है यहाँ पे एक बंदरगाह है मुंबई, और ये बंदरगाह जो होता है जो समुद्र के तट पर जो जहाज समुद्र के आके रुकते हैं, जहाँ पे रुकते हैं उसी को पत्तन या बंदरगाह कहा जाता है। ये दो प्रकार का पत्तन होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरल बना हुआ है, कृत्रिम मतलब जो मानव बनाता है, ठीक है। अब इसके देखिए यहाँ पे पॉइंट, और अब स्थिति के आधार पर पत्तनों का वर्गीकरण कीजिए। अगर सवाल घुमा दे और आपसे पूछ ले अब स्थिति के आधार पे पत्तनों को बताइए, तो यहाँ पे स्थिति में एक तो आंतरिक पत्तन होता है, दूसरा बाह्य पत्तन होता है। आंतरिक पत्तन का मतलब होता है जैसे कि ये मान लो सीमा तट है यहाँ पे, ठीक है, तो अंदर पत्तन है, दूसरा ये बाह्य पत्तन है, तो इसको कहते हैं आंतरिक और बाह्य पत्तन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। सवाल पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं उसके मुख्य आधार क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और इसके जो है मुख्य आधार क्या हैं, तो प्राकृतिक आधार है, आर्थिक आधार है, सामाजिक आधार है और सांस्कृतिक आधार है। और यहाँ पे जो है एक और आधार है, राजनीतिक आधार है। इसको जो है आप इसको आराम से जो है बना के लिख सकते हैं कि जब एक देश में दूसरे देश में व्यापार होता है तो प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता होती है। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे जो है आर्थिक जो वस्तुएं होती हैं, आर्थिक वस्तुएं का मतलब जो वस्तुएं आयात निर्यात होती हैं उन्हीं को आर्थिक वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप इनको जो है आराम से बना के लिख सकते हैं, बस आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण क्यों होता है समझते हैं इसको। गंदे नालों का नदियों में मिलना ये जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे जो होते हैं वो भी एक तरह से नदी में जाते हैं, तो ये भी जो है आपका जल प्रदूषण का कारण माना जाता है। तो 2 कारण पूछा है कि 2 कारण आपका यहाँ पे हो गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण वह स्थिति है जिसमें जैव और अजैव तत्व पाए जाते हैं। जैव का मतलब होता है बायोटिक, बायोटिक मतलब जिसमें जीवन व्याप्त है, और अजैव का मतलब जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण समस्त प्रकार के पर्यावरण पर आश्रय स्थल होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण ऐसा क्षेत्र होता है या फिर ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पतियाँ निवास करते हैं, रहते हैं और अपने आप को विकसित करते हैं, वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। प्रदूषण और प्रदूषक का भेद क्या है। ये पूछना है कि प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर बताना है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माई पॉल्यूटेंट एंड पॉल्यूशन। तो यहाँ पे बताया है कि प्रदूषण और जो है प्रदूषक में क्या अंतर है। देखिए पहले लिखेंगे प्रदूषण क्या होता है। मानवीय क्रियाओं से प्राकृतिक पर्यावरण परिवर्तन होते हैं जो हानिकारक होते हैं, उन्हें प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण में क्या लिखेंगे मैं भी आपको समझा दूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। जिन पदार्थों से प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषक कहा जाता है, जैसे ठोस द्रव गैस के रूप में हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कहीं पे कचरा फेंकता है, ठीक है, कोई भी कहीं पे कचरा फेंकता है तो उस कचरे से हमारा वातावरण दूषित होगा,
ठीक है। अब इस कचरा में जो भी बैक्टीरिया, जो हानिकारक जो पदार्थ पाए जाएंगे, जो भी जो है जीव पाए जाएंगे, छोटे छोटे जो कि जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो जो होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो प्रदूषक कहलाते हैं। और उन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा, उन्हीं कचरों के द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा है, जो गंदगी फैल रही है, उसी को प्रदूषण कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे कोई जानवर है, ठीक है, कोई भी जानवर है, अगर किसी जानवर की डेथ हो जाती है रोड के किनारे, तो उसके द्वारा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हो गया है, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि प्रदूषण क्यों हुआ है? जानवर के द्वारा। वो कौन सा जानवर है, वो क्या हो जाएगा? वो प्रदूषक हो जाएगा। और जिसके जो पूरा प्रदूषण हुआ है वो कौन सा हो जाएगा? जिससे वायु प्रदूषण हुआ तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। अगर जल में होता तो जल प्रदूषण हो जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य जिसके द्वारा प्रदूषण, गंदगी हो रही है, वो हो जाएगा प्रदूषक। और जो एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन हो रहा है वो हो जाएगा प्रदूषण, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है। देखते हैं इसको। पश्चिमी देशों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता के कारण पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के प्रभावों पर चिंता प्रकट की है। इसे नए मॉडल को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों बात ये कहा गई, जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश मतलब कि जैसे यूरोप वगैरह में कुछ देश हैं, उन देशों ने जो है जो पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हो रही थी, उसको जो है समस्या को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सतत पोषणीय विकास का मॉडल तैयार किया और उसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा विकास जिसमें भविष्य में होने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मैं आपको आपकी भाषा में सिंपल वर्ड में समझाऊं तो आप इतना समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक पेड़ है और इस पेड़ से जो है आपको मिल रहा है फल, ठीक है, इस पेड़ से आपको मिल रहा है छांव और इस पेड़ से मिल रहा है आपको लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें और भी आपको यहाँ से मिल रही हैं। आपको CO2 भी मतलब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन भी आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब इस पेड़ से इतनी चीज़ें जो है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? आप जो है इस पेड़ को काट देंगे, है ना। जब इस पेड़ को काट देंगे तो क्या आपकी आने वाली पीढ़ी इस पेड़ का उपयोग कर पाएगी? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपने उस पेड़ को काट दिया है। तो दोस्तों अगर पेड़ को काट दिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर पेड़ बचा रहा तो हम भी यूज करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करेगी। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी उपयोग कर ले तो इस पूरी प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा, क्योंकि सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, लगातार चलती रहे। पोषण मतलब जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनका हमें विकास करना है, तभी जो है सतत पोषणीय विकास हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है कि भारत में अपभ्रक वितरण का विवरण दीजिए। अपभ्रक वितरण का विवरण देना है। अपभ्रक का मतलब होता है माइका। अगर मैं बताऊं कि अपभ्रक आपने देखा है तो आपको जो है ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपभ्रक देखा है, जो बिजली के खंभे होते हैं ना, बिजली के जो खंभे होते हैं, उस बिजली के खंभे में जो है यहाँ पे काले काले पत्थर लगे होते हैं, वो भी जो है अपभ्रक यानी माइका का बना होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अपभ्रक आग्नेय और कांतरित शैलों में सफ़ेद, भूरा, काला, गुलाबी आदि रंगों में पाया जाता है। किसमें पाया था? आग्नेय और कांतरित शैलों में। इसके बारे में आप बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे। आग्नेय और कांतरित शैलों में, आग्नेय का मतलब ये होता है जिसके जो है जो आग्नेय ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो चट्टानों का निर्माण होता है उसी को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और फिर जब वही परिवर्तित हो जाता है तो उसका रूप बदल जाता है, तो उसी को कांतरित चट्टान या कांतरित शैल के नाम से जाना जाता है। तो जो है अपभ्रक जो है आग्नेय और कांतरित शैलों से बनता है और ये अलग अलग कलर में होता है। इसका उपयोग विद्युत कार्यों में, सजावट में, आभूषणों में भी किया जाता है। भारत में अपभ्रक वितरण असमान है, यानी एक समान नहीं है, अलग अलग राज्यों में पाया जाता है। जैसे बात करें भारत में अपभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है तो देख लीजिए, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में अपभ्रक पाया जाता है। देश में 90% अपभ्रक जो है यहीं से, इन राज्यों से ही मिलता है। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाली अपभ्रक जो है पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर में पूछेगा और इस प्रकार से अगर आंसर लिख कर आएंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत देखिए यहाँ पे, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत से तात्पर्य वे ऊर्जा जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसे गैर परंपरागत भी कहा जाता है। जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लहर यानी समुद्री जो होती है, लहरों से उत्पन्न होती है, वो उसे ज्वारीय लहर या ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो है अपारंपरिक या फिर गैर परंपरागत इसे ऊर्जा कहते हैं। इसे नवीकरण भी ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, नवीकरण ऊर्जा भी कहा जाता है। तो 3 नामों से जाना जाता है, गैर परंपरागत, अपारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हेडिंग डालेंगे नाभिकीय ऊर्जा और इसके बारे में लिखेंगे अणुओं के विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत यूरेनियम और थोरियम होते हैं। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि मुख्य स्रोत कौन से हैं, यूरेनियम और थोरियम, ये अणुओं के विखंडन से प्राप्त होता है। अब इसके बारे में जो है न भारत में नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से हैं, आइए इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे इसका उत्तर, यहाँ पे छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है, आपको भी मज़ा आएगा। देखिए तारा नाम की एक लड़की है और रावत नाम का एक लड़का है। तारा नाम की एक लड़की रावत नाम के लड़के से बोली मुलाकात नहीं हो रही है, मिलते हैं जरा। ठीक है, तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे। तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। तो परौरा का मतलब क्या होता है, परवर, है ना। अब देखिए इसको आंसर देखिए, तारा से क्या हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा, तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में, और रावत से हो जाएगा रावत भाटा, ये पड़ता है राजस्थान में, और कल पक्कम हो जाएगा, ये पड़ता है तमिलनाडु में, और परौरा इसे माले नरौरा, ये नरौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और काकर मतलब हो जाएगा काकरापारा, ये पड़ता है गुजरात में। तो आसानी से इसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। आपको समय कम है पढ़ने के लिए, से मैं ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि जो आपको जल्दी से याद हो जाए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, अलव धातु का नाम बताइए, उनकी स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। तो देखिए अलव धातु कौन कौन से होते हैं। अलव धातु का मतलब होता है जिन खनिजों में लौह के तत्व नहीं पाए जाते उन्हें अलव धातु कहे जाते हैं, यानी कहलाते हैं। जैसे बॉक्साइट है, जस्ता है, सीसा है, तांबा है, इनमें लौह धातु नहीं पाए जाते हैं। नाम से स्पष्ट है अलव। जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं सफल, ठीक है, सफल, तो क्या वो व्यक्ति सफल है? हाँ बिल्कुल सफल है, लेकिन मैं इसके आगे छोटा आ लगा दूँ, ध्यान रखेंगे छोटा आ लगा रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये असफल हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि क्या वो व्यक्ति सफल है? बिल्कुल सफल नहीं है। जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए तो समझ जाना वहाँ पे नकारात्मक शब्द नहीं छुपा है। तो ही बात कहा गया कि जिन खनिजों में लोहे के तत्व नहीं पाए जाते हैं उन्हें अलव धातु कहे जाते हैं, जैसे के तौर पे यहाँ पे सामने लिखा गया है। बॉक्साइट जो है ये उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और तांबा जो है ये झारखंड राजस्थान में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो जवाब होगा उड़ीसा में, और तांबा जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है, गैरसिन नगर क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। गैरसिन नगर को छावनी नगर के नाम से भी जाना जाता है। जिन क्षेत्रों में सैनिक प्रशिक्षण, अभ्यास, कार्यालय तथा अन्य कार्य होते हैं उन्हें छावनी या कैंटोनमेंट या फिर गैरसिन नगर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मिलिट्री के लोग रहते हैं, वहाँ पे सेना के लोग रहते हैं, जैसे कि देखिए वाराणसी में, आगरा में, अम्बाला में, मेरठ में, देहरादून में, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये सेना के जो है सेना के लोग रहते हैं, उनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह होता है, उसे छावनी या कैंटोनमेंट या फिर गैरसिन नगर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, गुच्छित बस्तियां को परिभाषित कीजिए। जो गुच्छित बस्तियां होती हैं उनको परिभाषित करना है। गुच्छित बस्तियां नाम से स्पष्ट है, गुच्छा यानी चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। जिस प्रकार से चाबी के गुच्छे में कई सारी चाबियां होती हैं, जिस प्रकार से अंगूर के गुच्छे में कई सारे अंगूर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो बस्तियां होंगी वो कई बस्तियां अपने आप में गुच्छी होंगी, इसलिए इसे गुच्छित बस्तियां कहा जाता है। अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, गुच्छित बस्तियां वे होती हैं जहां पर घर पास पास होते हैं, वे रास्ते सकरे होते हैं, सकरे का मतलब पतला पतला रास्ता होता है, उसे गुच्छित बस्ती कहा जाता है। ये बस्तियां मैदानी भागों में पाई जाती हैं। इनका छोटा सा डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं इस प्रकार से, गुच्छित बस्तियाँ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि पल्ली बस्ती क्या होती है। पल्ली बस्ती को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे।
ऐसी सघन बस्तियां जो अनेक पूर्वों में बटी होती है उन्हें पल्ली बस्ती कहा जाता है। स्थानीय तौर पे इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पन्ना, ठीक है, पाड़ा, नागला, ढाड़ी, ये सब जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पल्ली बस्ती का मतलब ये होता है कि जो बस्तियां होती हैं वो अनेक पूर्वों में बटी होती हैं। जैसे आपका गांव होगा, है ना, तो आपका गांव जो है अलग अलग पूर्वों में बटा होगा, तो जो बटा होता है उसी को स्थानीय भाषा में पल्ली जो है पन्ना, पाड़ा, नगला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यह सवाल पूछ सकता है कि जो है नगरीय बस्तियों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ध्यान रखेंगे इस सवाल को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, प्राकारों के आधार पे नगरीय बस्तियों का प्रमुख प्रकार में विभाजित कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रशासनिक नगर होता है। नगरों की बात किया जाए तो प्रशासनिक नगर होते हैं जहाँ पे जो नेता होते हैं, जो मंत्रिमंडल होते हैं, वो सब पूरा जहाँ बैठते हैं उसे प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा, ये प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक नगर वो होते हैं जैसे इतिहास, जैसे आगरा है, आगरा में ताजमहल है, जो है ये सब जो है ऐतिहासिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। औद्योगिक नगर से कानपुर हो गया, ये सब औद्योगिक नगर के अंतर्गत आते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होते हैं। पर्यटन नगर में बात करें तो जैसे नैनीताल है, ठीक है, शिमला है, ये सब पर्यटन नगर के अंतर्गत आते हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं। इसके बाद खनन नगर का मतलब ये होता है जैसे धनबाद है, बोकारो है, ये सब जो क्षेत्र हैं झारखंड में बहुत सारे हैं, एमपी में हैं, ये सब खनन नगर के अंतर्गत आते हैं जहाँ से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात करते हैं परिवहन नगर में ट्रांसपोर्ट सिटी जो होते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, जहाँ पे हवाई अड्डे यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, और इसके बाद जो है रोडवेज वगैरह, रेलवे स्टेशन बड़ा हो, तो ये परिवहन नगर के अंतर्गत आता है। धार्मिक नगर से वृंदावन है, चित्रकूट है, ये सब धार्मिक नगर, वाराणसी, ये सब धार्मिक नगर के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक नगर जैसे कोटा है, पटना है, दिल्ली है, ये सब शैक्षिक नगर के अंतर्गत आते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करने ज़्यादा जाते हैं। तो दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके बारे में ऐसा लिख के जो है थोड़ा थोड़ा आपको 2-2 3-3 लाइन लिखना होगा, तब जाके पूरा आंसर आपका परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का विवरण दीजिए, यानी गांव में बस्ती किस प्रकार से होती हैं इसको बताना है। तो देखिए, रेखीय प्रतिरूप, जैसे सड़क होता है, सड़क रेखीय प्रतिरूप होता है, नहर होता है, नहर भी रेखीय प्रतिरूप होता है। सड़क के किनारे जो घर बसे होते हैं वो कहीं न कहीं जो है रेखीय प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। आयताकार प्रतिरूप का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये आयताकार हो गया और इसके जो है ये रोड हो गया, ठीक है, चारों तरफ से रोड हो गया और इसके किनारे किनारे यहाँ पे जो है मकान बसे होते हैं, उसे आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। वृत्ताकार जैसे तालाब वगैरह होता है ना, झील वगैरह होता है, तो झील और तालाब के किनारे जो है जो आबादी बसी होती है उसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। टी आकार, जैसे मान लो कोई एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रकार से टी आकार में रोड बना हुआ है, तो यहाँ पे जो भी मकान बसे होते हैं उन मकान में जो है यहाँ पे उसे टी आकार प्रतिरूप कहा जाता है। तारा आकार का मतलब ये होता है जैसे इस प्रकार से ये तारा हो गया है ना, तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है आपको मकान देखने को मिलते हैं, इसके किनारे किनारे मकान बने होते हैं, तो उसे तारा आकार जो है प्रतिरूप कहा जाता है। तो इसको भी जो है अच्छे से लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण बस्तियाँ किससे कहते हैं? ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। आप सभी लोग अगर गांव में रहते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा गांव के बारे में। देखिए क्या लिखेंगे, ग्रामीण बस्तियाँ हिंदी डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे जिन क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन होता है तथा छोटे जनसंख्या आकार वाली बस्ती होती है उसे ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। सिंपल है, आप सभी जानते हैं गाँव में क्या होता है, ज़्यादातर कृषि होता है, पशुपालन होता है और जो है छोटे आकार का जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है तो उसे ग्रामीण बस्ती के नाम से जाना जाता है। अब जो है इसके क्या जो है यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए भौतिक कारक है, सामाजिक कारक है, आर्थिक कारक है, धार्मिक सांस्कृतिक कारक है। ये सभी कारक जो है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक का ये होता है जहाँ पे जलवायु अच्छी होती है, लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं। सामाजिक कारक में जहाँ पे लोग अच्छे होते हैं, जहाँ पे सामाजिक धारणाएं अच्छी होती है, समाज के लोग अच्छे होते हैं, वहाँ पे लोग प्रभावित होते हैं।
इसके बाद आर्थिक कारक, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलती है, जहाँ पे सुविधाएं मिलती हों तो उसे आर्थिक कारक प्रभावित करता है। धार्मिक कारक में लोग अपने धर्म में जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने धर्म में रहना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तो अपने धर्म से संबंधित लोग अपने धर्म में अपने जीवन यापन करना चाहते हैं, तो ये भी जो है प्रभावित करता है। सांस्कृतिक नगर, हर धर्म की एक संस्कृति होती है और अपने धर्म की संस्कृति को बनाए रखने के लिए लोग वहाँ प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लास्ट यहाँ पे है कि भारत में जल संरक्षण के उपाय बताइए। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जल संग्रहण की विभिन्न विधियाँ क्या हैं। यानी जल जो संग्रहण, जल संग्रहण का मतलब होता है जल को बचा कर रखना, जल का संरक्षण करना, ये जल संग्रहण कहलाता है। और किस प्रकार का जल, तब जवाब होगा वर्षा का। ज़्यादातर जो है दोस्तों ये राजस्थान में जो है किया जाता है, क्योंकि जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है, जहाँ पीने के पानी गर्मियों में खासकर नलके वगैरह, जो नल वगैरह होता है सूख जाते हैं, लोगों को पानी नसीब नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को जो है जल संरक्षण करना होता है। तो देखिए जैसे टैंक, राजस्थान में टैंक वगैरह होते हैं, टैंक बड़े बड़े टैंक बना लिए जाते हैं जिसे टाँका भी कहते हैं, उसमें लोग पानी इकट्ठा करते हैं और उसका जो है फिर पुनः उपयोग करते हैं। पुनः उपयोग का मतलब ये होता है कि जैसे कि घर की साफ़ सफाई करने में, कपड़ा धोने में, नहाने में इनका उपयोग किया जाता है। तालाबों में पानी जो है इकट्ठा किया जाता है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब में पानी इकट्ठा होता है, कुछ झीलें में पानी इकट्ठा होता है। तो ये संग्रहण करने की विधियाँ है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे। छत, देखिए क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान में खासकर जो होता है यहाँ पे लोग अपने घरों के छतों पर जो है पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ पे जो है उस पानी को इकट्ठा करने के बाद उसका पुनः उपयोग करते हैं। कुआं में भी पानी इकट्ठा होता है, फिर उसका जो है पुनः उपयोग करते हैं। हालांकि कुएं का पानी बहुत कम लोग पीते हैं, लेकिन जो है ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी कुआं में भी इकट्ठा किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं, आप इसको अच्छे से लिख कर आएंगे तो आपको पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 83 82 92 47 99। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कमेंट करेंगे, मतलब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है PDF अवेलेबल करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।